क्या आप जानते हैं कि कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम में क्या फ़र्क है, या एडिसन डिजीज़ में या एड्रिनल क्राइसिस में क्या फ़र्क है? अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट, नर्सिंग के स्टूडेंट है तो ये आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त टॉपिक है। कुशिंग डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम, एडिसोनियल डिजीज़ और एडिसोनियन क्राइसिस या एड्रिनल क्राइसिस के काजेज़ क्या हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। कुशिंग सिंड्रोम में ओवरऑल पेशेंट की गिर्थ इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो मोटापे का शिकार हो जाता है। एडिसन्स डिजीज में ओवरऑल पेशेंट थिन हो जाता है। कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम में क्या फ़र्क है? कुशिंग डिजीज का काज जो है वो होता है पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हुआ, इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एसीटीएच यानी कि एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो वो आके एड्रिनल ग्लैंड में कार्टिसोल की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाएगा। तो अगर इसका काजेटिव एजेंट अगर एड्रिनल ग्लैंड खुद नहीं है तो और इसका काजेटिव एजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं कुशिंग डिजीज। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? एक्सेस कार्टिसोल फ्रॉम एनी सोर्स, यानी कि किसी भी वजह से कार्टिसोल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। मेन काजेज इसके क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म कार्टिकोस्टेरॉइड थेरापी। कार्टिकोस्टेरॉइड थेरापी हुई, किसी पेशेंट को बहुत अरसे तक जो है वो कार्टिकोस्टेरॉइड्स की थेरापी चलती रही, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि कार्टिसोल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। दूसरा इसका कारण क्या हो सकता है? एड्रिनल ट्यूमर। एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हुआ, एड्रिनल ट्यूमर होने की वजह से क्या हुआ कि कार्टिसोल की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। और तीसरा इसका कारण क्या हो सकता है? एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन। एक्टोपिक का मतलब है कि वो उस जगह पे एसीटीएच की प्रोडक्शन हो जहाँ पे जो है वो उसको प्राइमरीली प्रोड्यूस होना चाहिए, उस जगह पे नहीं, किसी और जगह पे हुआ, और उसने क्या किया कि एड्रिनल ग्लैंड को आके स्टिमुलेट किया और वहाँ से एक्सेस अमाउंट में कार्टिसोल की प्रोडक्शन हुई। मिसाल के तौर पे एसीटीएच आमतौर पे बनता कहाँ पे है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और अगर यही एसीटीएच अगर लंग में बनना शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है, एक तो नॉर्मली पिट्यूटरी ग्लैंड भी एसीटीएच बना रहा है, और लंग ट्यूमर या लंग किसी डिजीज़ की वजह से भी अगर ये एक्सेस अमाउंट में जो है वहाँ से एक्टोपिकली बन रहा है एसीटीएच, तो क्या होगा कि ये दोनों मिलके ब्लड स्ट्रीम में आएंगे और एड्रिनल ग्लैंड तक पहुँचेंगे, और एड्रिनल ग्लैंड को ये एसीटीएच क्या करेगा कि स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल। तो उसकी वजह से भी अगर कार्टिसोल की लेवल ज़्यादा हो गई तो इसको भी हम कुशिंग सिंड्रोम कहेंगे। इसकी स्टेप बाय स्टेप पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कुशिंग डिजीज़ की क्या है कि बिलफर्ज पिट्यूटरी ट्यूमर हुआ। पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से क्या हुआ कि एक्सेस एसीटीएच प्रोडक्शन हुई। एक्सेस एसीटीएच प्रोडक्शन होने की वजह से क्या हुआ कि एड्रिनल कार्टेक्स स्टिमुलेट हुआ। एड्रिनल कार्टेक्स स्टिमुलेट हुआ तो क्या होगा कि वहाँ पे कार्टिसोल की एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन होती है। इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? इसमें हाइपरग्लाइसेमिया होगा। हाइपरग्लाइसेमिया क्यों हो सकता है कि कार्टिसोल क्या करता है कि लिवर में जाता है और वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है तो कार्टिसोल क्या करता है, क्योंकि कार्टिसोल का मेन फंक्शन है स्ट्रेस हार्मोन काम करना, तो जब हमारे जिस्म में किसी वजह से ग्लूकोज की मिकदार कम होती है तो कार्टिसोल क्या करता है कि लिवर में जाता है और वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि वहाँ पे ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाता है। तो अगर किसी वजह से यानी कि कुशिंग डिजीज़ की वजह से कार्टिसोल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है वो लिवर में जाएगा और वहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। ज़ाहिर सी बात है जितना ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा इंसुलिन सेंसिटिविटी उतनी ही कम हो जाएगी।
जिसकी वजह से हाई ब्लड शुगर होगा। हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन क्यों होगा? कार्टिसोल इंक्रीजेज सेंसिटिविटी टू कैटेकोलामाइंस, यानी कि कार्टिसोल क्या करवाता है कि कैटेकोलामाइंस की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवाता है। कैटेकोलामाइंस क्या हो सकते हैं? कैटेकोलामाइंस एपिनेफ्रिन और नॉरएपिन को मिला के कैटेकोलामाइंस कहा जाता है। और दूसरा इसका है कि कार्टिसोल क्या करवाता है? माइल्ड मिनरलोकार्टिकॉइड इफेक्ट दिखाता है। मिनरलोकार्टिकॉइड की वजह से क्या हो सकता है कि सोडियम की रिटेंशन हुई। सोडियम की रिटेंशन होने की वजह से फ्लूइड रिटेंशन हुई। फ्लूइड रिटेंशन हुआ तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसके साथ हाइपोकेलेमिया हो सकता है समटाइम्स। हाइपोकेलेमिया क्यों हो सकता है? कार्टिसोल जब एक्सेस अमाउंट में होता है तो वो एक्ट्स लाइक अ एल्डोस्टेरोन के तौर पे काम करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है कि सोडियम की रिटेंशन करवाता है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाता है। तो जो है सोडियम की रिटेंशन करवाएगा हाई कार्टिसोल और पोटेशियम को लॉस करवाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपोकेलेमिया हो सकता है। और इसकी वजह से जिस्म पे कौन से फीचर्स हो सकते हैं कि फेस जो है वो मून फेस शक्ल हो जाएगी और इसके साथ सेंट्रल ओबेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कार्टिसोल क्या करवाता है? ये सेंट्रल ओबेसिटी या मून फेस क्यों हो सकता है कि कार्टिसोल क्या करवाता है कि कार्टिसोल जब इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज अमाउंट में जब कार्टिसोल होता है कि तो फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाता है, यानी कि उन जगहों पे ये फैट को अक्यूमुलेट या जमा करवाना शुरू करता है जहाँ पे आमतौर पे नहीं होता। तो फैट मूव्स टू फेस, ट्रंक एंड नेक, इन एरियाज पे जो है फेस पे जमा होना शुरू हो जाता है। ट्रंक यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी, नेक में जमा होना शुरू होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मून फेस हो सकता है और सेंट्रल ओबेसिटी होगी। इसकी एक हिंट है कि अगर अपर एंड लोअर लिम्स अगर थिन है और ट्रंक जो है सेंट्रल जो पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी जो है वो अगर फैटी हो गई है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसको क्या है कि कार्टिसोल की प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस भी काज करवा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों करवाता है? हाई कार्टिसोल डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, यानी कि कार्टिसोल की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करवाता है? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम करवाता है। कैल्शियम जब एब्जॉर्प्शन कम होगी तो बोन की ब्रेकडाउन होगी और जिसकी वजह से बोन क्या होगा? फ्रेजाइल होगा। फ्रेजाइल का मतलब है कि कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। एडिसन्स डिजीज क्या हो सकती है? एडिसन्स डिजीज का मतलब है कि प्राइमरी एड्रिनल फेल्यूर, यानी कि अगर एड्रिनल ग्लैंड फेल हो जाए। एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करवाना जैसा कि कॉर्टिसोल। तो अगर किसी वजह से एड्रिनल ग्लैंड अपना काम करना छोड़ दे तो जाहिर सी बात है कार्टिसोल की प्रोडक्शन नहीं होगी। कार्टिसोल की प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या हो सकता है कि लो कार्टिसोल हो सकता है और इसके साथ लो एल्डोस्टेरोन हो सकता है। तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। इसके काजेज क्या हो सकते हैं? इसके मोस्ट कॉमन जो काज है वो ऑटोइम्यून है। ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि अगर हमारे जिस्म का किसी भी एक जगह के सेल्स जो हैं अपने ही सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाएं, अपने ही जिस्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएं, तो उसकी वजह से अगर कोई डिजीज़ होती है तो उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो अगर जो है एड्रिनल ग्लैंड में क्या हुआ कि कोई एड्रिनल ग्लैंड के टिश्यूज़ ने अपने ही टिश्यूज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ की प्रोटेक्शन इंक्रीज करवा दी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से, तो क्या होगा तो कि वो कार्टिसोल की प्रोडक्शन को कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एड्रिनल ग्लैंड ने काम करना छोड़ दिया और जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल कॉर्टेक्स भी काम करना छोड़ देगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स जब काम करना छोड़ेगा तो कार्टिसोल की प्रोडक्शन कम होगी। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि टीबी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, अगर टीबी जो है एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंच जाए
तो वहाँ पे इंजरी की वजह से ज़ाहिर सी बात है जब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है काम इन्फेक्टेड हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन कम हो सकती है। इसके साथ कोई और इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड जो है प्रॉपर कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन और एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम कर दे। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हुआ किसी भी वजह से तो वो क्या करवाएगा, लो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन करवाएगा, लो एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन करवाएगा। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हो सकते हैं? इसमें सबसे पहले जो मेजर एक साइन सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर होती है वो हाइपोनेट्रेमिया होती है। हाइपोनेट्रेमिया क्यों होगा कि एल्डोस्टेरोन नॉर्मली रिटेन्स सोडियम, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का काम होता है कि ये सोडियम की रिटेंशन करवाता है, यानी कि सोडियम की एक्सक्रीशन को रोकता है। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड में कोई डिफेक्ट है और वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन कम करवा रहा है तो एल्डोस्टेरोन ना होने की वजह से सोडियम जो है वो रिटेंशन नहीं होगी और सोडियम की जो है एक्सेस अमाउंट में एक्सक्रीशन होगी। तो वो क्या कौन सी डिसऑर्डर की तरफ जाएगा? वो हाइपोनेट्रेमिया करवाएगा। और इसके साथ लो एल्डोस्टेरोन काजेज सोडियम लॉस इन यूरिन। तो लो सोडियम होगा तो उसकी क्लिनिकल फीचर इसकी मेजर होगी हाइपोनेट्रेमिया। हाइपरकेलेमिया करवा सकता है। हाइपरकेलेमिया क्यों हो सकता है कि एल्डोस्टेरोन जो है नॉर्मली एक्सक्रीट्स पोटाशियम। एल्डोस्टेरोन हमने जो है पीछे भी हम पढ़ के आए हैं कि एल्डोस्टेरोन का काम क्या है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि सोडियम की रिटेंशन करवाता है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाता है। तो जब जिस्म में एल्डोस्टेरोन की मिकदार कम है तो जाहिर सी बात है पोटाशियम की एक्सक्रीशन कम होगी और ब्लड में पोटाशियम की लेवल इंक्रीज हो जाएगी। तो हाइट पोटाशियम होगी यानी कि हाइपरकेलेमिया वाली कंडीशन होगी। हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन क्यों होगा कि जब एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन जिस्म में कम हो गई तो इसकी वजह से कि सोडियम की रिटेंशन कम होगी, सोडियम रिटेंशन कम होगी तो वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होगा तो ब्लड वॉल्यूम जो है कम होगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो लो बीपी काज करवाएगा। इसके साथ ये क्या करवाता है? हाइपोग्लाइसेमिया करवाएगा। हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होगा कि कॉर्टिसोल नीडेड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है तो जब कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा कि लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करवाएगा जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन हो सकती है। इसके साथ हाइपर पिगमेंटेशन इसमें बहुत ज़बरदस्त एक क्लिनिकल फीचर होती है इसकी एडिसन्स डिजीज की। लो कॉर्टिसोल लीड्स टू इंक्रीज्ड एसीटीएच प्रोडक्शन, मतलब फीडबैक के मैकेनिज्म के तहत। तो एसीटीएच कंटेंट्स एमएसएच लाइक यानी कि मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इसकी जो है कंपोनेंट होते हैं। तो ये क्या करवाएगा? हाइपर पिगमेंटेशन करवाएगा। एडिसोनियन क्राइसिस या एड्रिनल क्राइसिस क्या हो सकता है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है। ये क्या होती है? लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है। एडिसोनियन क्राइसिस अकर्स व्हेन देयर इज अ सडन सीवियर डिफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल, यानी कि किसी वजह से सीवियर किस्म की कॉर्टिसोल की डिफिशिएंसी हुई तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एडिसोनियल क्राइसिस या एड्रिनल क्राइसिस, जिसकी वजह से usually in a patient with Addison's disease और often sudden steroid withdrawal, या तो एडिसन्स डिजीज पहले ही मौजूद थी या फिर वो पेशेंट क्या कर रहा था लंबे अरसे से जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो ले रहा था और अचानक उसने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो स्टॉप कर दिए हैं। तो उसकी वजह से भी विथड्रॉल सिम्टम्स में की वजह से भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है जिसको हम एड्रिनल क्राइसिस कहते हैं। एडिसोनियन क्राइसिस की
3-4 कंडीशंस होती हैं, साइन सिम्टम्स होती हैं, जिसमें सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, शुगर कोलैप्स हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट कोलैप्स हो सकता है। सर्कुलेटरी कोलैप्स का मतलब ये है कि हाइपोटेंशन हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे होगा? सोडियम की जो है सोडियम लॉस होगा और पोटाशियम इंक्रीज होगा। हाइपोनेट्रेमिया होगा और हाइपर केलेमिया होगा। तो हाइपर केलेमिया जो है क्या करवाता है कि ये कार्डिक अरेस्ट का करवा सकता है। सीवियर हाइपोटेंशन हो सकती है, मे प्रोग्रेस टू शॉक, ये शॉक की तरफ भी ले सकता है, क्योंकि डिक्रीज एल्डोस्टेरोन लीड्स टू सोडियम एंड वाटर लॉस। जब सोडियम लॉस होगा तो वाटर लॉस भी होगा, जिसकी वजह से लो कार्टिसोल का लॉस ऑफ वेस्कुलर टोन करवा सकता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट जो है हाइपोटेंसिव कंडीशन में यानी कि शॉक की तरफ जा सकता है। सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है। सीवियर डिहाइड्रेशन क्यों हुई? कि सोडियम लॉस हुआ, सोडियम के साथ फ्लूइड भी लॉस हुआ, तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो सकता है। इसके साथ हाइपोग्लाइसेमिया हुआ। हाइपोग्लाइसेमिया क्यों हो सकता है? क्योंकि जब जो है एड्रिनल ग्लैंड में कार्टिसोल की प्रोडक्शन कम हुई, तो कार्टिसोल क्या करवाता है? आमतौर पे लिवर में जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। तो अगर कार्टिसोल की मिकदार शदीद कम हो गई है, शदीद सीवियर किस्म की डिफिशिएंसी हो गई है, तो ये क्या करवाएगा? जाहिर सी बात है ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जो है बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो है कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम का क्या है, और एडिसन्स डिजीज या एड्रिनल क्राइसिस का क्या मैनेजमेंट है? कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज में आपका गोल जो होता है वो रिड्यूस कार्टिसोल लेवल, यानी कि कार्टिसोल लेवल को डिक्रीज करवाना होता है, और अंडरलाइंग काज को आपने ट्रीट करवाना है। मिसाल के तौर पे कुशिंग सिंड्रोम अगर है, तो अगर हम देखेंगे कि कुशिंग सिंड्रोम में जो है वो उसका काजेटिव एजेंट क्या है? ACTH प्रोडक्शन जो है वो एक्टोपिक हो रही है, या फिर जो है कार्टिसोल जो है लंबे अरसे से पेशेंट ले रहा है और उसकी वजह से इंक्रीज कार्टिसोल लेवल हो गई है, तो अब उसको हम स्लोली टेपर ऑफ करेंगे। और इसके साथ एक बात जहन में रखनी चाहिए कि जो है कार्टिकोस्टेरॉइड्स कभी भी सडनली जो है वो स्टॉप नहीं करने चाहिए। सडनली स्टॉप करने से क्या हो सकता है कि पिछले स्लाइड में हम पढ़ के आए हैं कि ये एड्रिनल क्राइसिस का काज हो सकता है। इसके साथ हम बीपी को मॉनिटर करते रहेंगे बार बार, और मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज जो है करते रहेंगे। इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाएंगे, स्किन केयर करवाएंगे क्योंकि थिन स्किन हो जाती है, और इसमें फॉल प्रिकॉशंस करवाएंगे। लो कार्टिसोल की मैनेजमेंट क्या हो सकती है? कंडीशंस इंक्लूडेड एडिसन्स डिजीज या एडिसनियन क्राइसिस। इन दोनों कंडीशन में गोल हमारा क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि कार्टिसोल की लेवल कम हो गई है, तो हम जो है कोशिश करते हैं कि कार्टिसोल के लेवल नॉर्मल लेवल पे ले आएँ। तो अगर इसमें क्या होगा कि हम क्या कराएंगे? रिप्लेस मिसिंग हार्मोन्स, यानी कि कार्टिसोल जो है वो रिप्लेस करवाएंगे। इसके साथ हाइड्रोकार्टिसोन जो है वो हम देंगे। मोस्ट कॉमनली हम हाइड्रोकार्टिसोन देते हैं। हाइड्रोकार्टिसोन क्या करवाएंगे कि वो कार्टिसोल की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाएंगे, और इसके साथ रिप्लेस कार्टिसोल जो है वो भी रिप्लेस करवा सकते हैं हम। इसके साथ पेशेंट के एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पेशेंट के एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो है पेशेंट जो है वो अपना ख्याल खुद कर सकता है, ताकि जब डिस्चार्ज होता है या पेशेंट जब घर में होता है तो अपना कौन कौन सी चीज़ों को वो ज़्यादातर पे मॉनिटर करता रहे और देखता रहे
ये उसको लाज़मी उनको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे नेवर स्टॉप स्टेरॉइड्स एब्रप्टली। पेशेंट की अगर कंडीशन थोड़ी बेहतर हो गई, तो पेशेंट को अगर हमने नहीं बताया कि आपने टेपर ऑफ जो है स्लोली टेपर ऑफ करनी होती है स्टेरॉइड की, और उसने अचानक बंद कर दी, तो उसकी वजह से एड्रिनल क्राइसिस की तरफ पेशेंट जा सकता है। और इंक्रीज डोज ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के दौरान जो है हम उसको बताएंगे कि जब जो है आपको लगे कि बहुत हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है और हाइपोवोलेमिया हो रहा है, तो उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त पेशेंट को स्ट्रेस डोजिंग की एजुकेशन दिलवाएंगे। यानी कि कितने जो है कार्टिसोल हम देंगे या हाइड्रोकार्टिसोन देंगे, क्या देंगे, किस तरह देंगे, ये हम उसको मैनेज करवाना सिखाएंगे, ताकि वो इमरजेंसी में खुद से ट्रीट करवा ले और उसके बाद जब हॉस्पिटल में आए तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेज कर सकें। इसके साथ पेशेंट को हम बताएंगे कि आपने हमेशा जो है एक ब्रेसलेट पहननी है जिस पे मेंशन हो कि ये जो है कार्टिसोल या एडिसन्स डिजीज़ या एड्रिनल क्राइसिस का पेशेंट है, और इसको कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हो सकता है। तो जब ब्रेसलेट एक पहचान होती है, तो अगर इसकी कंडीशन कहीं पे मुसाफरी में, कहीं आउटर जगह पे है, कॉलेज में, ऑफिस में है, और उसकी कंडीशन डिस्टर्ब हो गई, तो अगर ब्रेसलेट पहना होगा तो लोग उसको ब्रेसलेट को देख के ही मैनेज करवाना स्टार्ट करवा लेंगे। और उसको एक और हिदायत करवाएंगे कि आपने जो है इमरजेंसी इंजेक्शन साथ रखने हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोकार्टिसोन खास तौर पे आपने साथ रखनी है।